कुछ देर में रक्षाबंधन का समय हो जाता है। अवनी, माही और राधा अमन और आदि को राखी बांधती है। अमन और आदि तीनों को कुछ गिफ्ट देते हैं। माही के भी कोई भाई नहीं था, इसलिए वह अमन और आदि को अपना भाई मान लिया था। राधा को ख्याल आता है कि उसने रिहान को राखी नहीं बांधी है। वह रिहान के कमरे की तरफ चली जाती है। राधा रिहान के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है। रिहान दरवाजा खोलता है तो उसे सामने राधा दिखाई देती है। वह राधा को सवालिया नजरों से देखने लगता है। राधा कमरे के अंदर आते हुए बोली, आज रक्षाबंधन है। यह सुनते ही रिहान के मन में बहुत सारे इमोशन उमड़ने लगाते हैं। आखिरी बार रिहान को किसी ने राखी बांधी थी, वह राधा ही थी। उसके बाद रिहान ने किसी से भी राखी नहीं बंधाई थी, क्योंकि सिंह फैमिली में उसकी कोई बहन नहीं थी, सिर्फ उसका भाई पार्थ ही था। राधा आगे बोलती है, तो मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। आपको पता है मेरे 3 भाई है। मैंने मेरे 2 बड़े भाई को तो राखी बांध दी है, लेकिन सक्षम भाई को राखी नहीं बांधी है, क्योंकि वह यहाँ नहीं है। लेकिन आपको देखकर मुझे सक्षम भाई की याद आती है। राधा अपनी धुन में बोली जा रही थी, लेकिन रिहान जब राधा के मुंह से सक्षम भाई नाम सुनती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। रिहान सोचता है, क्या राधा अभी मुझे याद करती है? हाँ, राधा ही तो थी जो कभी कभार मेरा ख्याल पूछती थी। तुम सच में बहुत अच्छी हो राधा। राधा रिहान का हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोलती है। कहाँ खो गए रिहान भैया? कुछ देर रुककर रिहान बोलता है, तुम तुम्हारे सक्षम भैया से बहुत प्यार करती हो। रिहान का सवाल सुनकर राधा जवाब देती है, हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वह काफी अच्छे थे, लेकिन पता नहीं सभी उनसे नगर क्यों करते थे। वे कभी किसी से बुरा बिहेवियर भी नहीं करते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। रिहान बोलता है, कोई बात नहीं, वह बहुत जल्दी तुमसे मिलेंगे। मैं दुआ करूंगा। राधा रिहान की तरफ देखने लगती है और बोलती है, थैंक यू। राधा रिहान का हाथ पकड़कर राखी बांधने लगती है। रिहान अपने हाथ को देखता है, फिर राधा की मासूम शक्ल को। राधा राखी बांधकर रिहान की तरफ अपना हाथ फैला देती है और बोलती है, मेरा गिफ्ट। रिहान सांस लेकर बोलता है, मेरे पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर गिफ्ट दे दूंगा। राधा, ठीक है। इतना बोलकर राधा रिहान के कमरे से बाहर आती है। राधा के बाहर आने पर अवनी भी रिहान के कमरे में चली जाती है। रिहान एक नजर अवनी को देखता है, फिर वापस अपना काम करने लगता है जो वह राधा के आने से पहले कर रहा था। अवनी खुद को इग्नोर होता देख रिहान से कहती है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम राधा को तो ऐसे इग्नोर नहीं करते हो, उससे तो बड़े प्यार से बात करते हो, लेकिन मुझे ऐसे बात करते हो जैसे मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। अवनी की बात सुनकर रिहान के चेहरे पर एक सरकेस्टली स्माइल आ जाती है। वह अपने मन में सोचता है, तुम सभी ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। तुम सभी मेरी नजर से गिर चुके हो। मेरी मजबूरी नहीं होती तुम यहाँ कभी नहीं आता। अवनी रिहान कोई जवाब नहीं देता देख फिर से बोलती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? रिहान अवनी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर थोड़ी देर रुककर अवनी से बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे 3 भाई है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे घर पर बात 2 को ही देखा है। अवनी को रिहान की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ पल बाद उसे समझ आता है कि रिहान किसकी बात कर रहा है। अवनी को कोई जवाब ना देता देख रिहान आगे बोलता है, मैंने सुना है कि वह घर छोड़कर चला गया था। क्या तुम सभी ने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की? क्या तुम्हारा मन कभी अपने भाई को ढूंढकर राखी बांधने का नहीं हुआ? जब तुम अपने सगे भाई को राखी नहीं बांधी तो फिर मैं तो पराया हूँ। अवनी रिहान की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि रिहान को उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता है। अवनी रिहान की बात सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, क्या सच में उसने सक्षम के साथ गलत किया था? वह यह सोचते सोचते रिहान के कमरे से बाहर आ जाती है। उसके दिमाग में बस रिहान की बात चल रही थी। वह अपने आप से कहती है, क्या सच में हम सभी ने सक्षम के साथ गलत किया है? फिर वह अपने आप को समझाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। वह अपनी इच्छा से घर छोड़कर गया था। वह राखी की बात तो वह मेरी इच्छा पर डिपेंड करती है कि मैं किसे अपना भाई मानती हूँ और किसको नहीं। वही रिहान को अपना भाई मानने की बात तो उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे राखी बांधना चाहिए। वह अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल उसके दिमाग की बात नहीं मान रहा था। वह अपने आप को बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन वह खुद को शांत करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वही रिहान अपने कमरे में शावर के नीचे खड़े हुए था। वह अपने आप का गुस्सा शांत कर रहा था। वह दीवार पर अपना मुक्का मारते हुए खुद से बोलता है, मुझे इन सभी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा इन सभी से कोई वास्ता नहीं है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलना चाहूंगा। इन सभी की वजह से मैं पार्थ और माँ पापा से मिला। उन तीनों ने जितना प्यार मुझे दिया है, मुझे कभी नहीं मिला था। फिर रिहान बाहर आकर अपना काम करने लगता है। वही माही निहाल को इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे निहाल को राखी बांधनी थी। माही निहाल को कॉल करती है तो निहाल माही को रात को आने के लिए बोल देती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। रात को निहाल भी राजवंश विला आ जाता है। माही उसे राखी बांधती है।
वही अवनी अपने आप को बहुत समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन उसे कल वरुण के साथ मीटिंग में भी जाना था, इसलिए वह अपने आप को काम में डूबा लिया था। रात को निहाल राजवंश विला आ जाता है। माही उसे राखी बांधती है। निहाल माही से बोलता है, माही मुझे माफ कर दो, मैं आज बहुत बिजी था इसलिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, लेकिन मैं तुम्हें बाद में गिफ्ट दे दूंगा। माही मुस्कुराते हुए निहाल से कहती है, कोई बात नहीं भाई। निहाल माही की बात पर मुस्कुरा देता है और माही के सिर पर प्यार से हाथ फेर देता है। अगले दिन राजवंश विला में स्टडी रूम में सत्यजी बोलते हैं, अवनी पार्थ इंटरप्राइज के सीईओ मिस्टर वरुण के साथ मीटिंग तुम्हें अटेंड करनी है। अवनी कहती है, जी पापा। विराट जी सभी से बोलते हैं, अवनी इस मीटिंग को हैंडल कर लेगी, बाकी सभी प्रोजेक्ट के आगे के काम पर ध्यान देंगे, जैसे वर्कर हायर करना और मैनेजिंग का काम अमन और आदि हैंडल करेंगे। दीपक बाकी दूसरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखेगा और सत्य इन सभी को अच्छे से चेक आउट करेगा। सभी ने एक साथ हाँ बोल दिया। अवनी सभी को बोलकर मीटिंग के लिए निकल जाती है। मीटिंग का समय सुबह के 10 बजे था। अवनी टाइम पर होटल पैराडाइज पहुंच जाती है, जहां वरुण रुका हुआ था। वरुण ने मीटिंग इसी होटल में फिक्स की थी। अवनी अपने असिस्टेंट के साथ वरुण के बताए प्राइवेट रूम में चली जाती है। अवनी कमरे में जाती है तो सामने सोफे पर बैठे हुए एक 28 साल के लड़के को देखती है, जो काफी ज्यादा हैंडसम था। वह वरुण ही था। वरुण काफी हैंडसम था। वह निहाल से ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन निहाल से कम भी नहीं था। अवनी अपनी नजारे वरुण के हैंडसम चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। अवनी एक तक वरुण के फेस के स्ट्रक्चर को देखने लगती है। वरुण अभी कुछ फाइल पर रहा था। जब वरुण अपने ऊपर किसी की नजर महसूस करता है तो वह सामने देखता है। वरुण के अचानक सामने देखने से अवनी हड़बड़ा जाती है तो अपनी नजर फेर लेती है। वरुण अवनी को देखता है। अवनी भी देखने में काफी ब्यूटीफुल थी। उसे बचपन से बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए वह आदि और अमन में बिजनेस में अपने पापा और अंकल का हाथ बटाने लगी। बिजनेस में बिजी होने की वजह से अवनी ने कभी किसी को डेट नहीं किया था। उसे जल्दी से कोई पसंद भी नहीं आता था, लेकिन आज वरुण को देखकर उसका दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अवनी वरुण के पास जाती है तो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर वरुण, मैं अवनी राजवंश कारपोरेशन की तरफ से आपसे मीटिंग अटेंड करने आई हूँ। वरुण अवनी से हाथ मिलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे बताया गया था कि आप आने वाली है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस अवनी राजवंश। अवनी अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए बोलते हैं, वरुण हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, प्लीज आप मुझे सिर्फ अवनी ही बुलाया कीजिए। वरुण एक मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है, लेकिन आप भी मुझे सिर्फ वरुण की कहेगी। अवनी वरुण से कहती है, ठीक है मिस्टर वरुण। वरुण झूठे हल्के गुस्से में बोलता है, फिर मिस्टर वरुण। अवनी अपनी पलकें झुकाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी वरुण आए। वरुण जब अवनी के चेहरे को देखता है उसमें खो जाता है, लेकिन जब अवनी अपने फेस को ऊपर उठती है तो वरुण उसके चेहरे से अपनी नजर हटा लेती है। वरुण अवनी से कहता है, ठीक है अवनी, अब आप जिस काम के लिए आई थी वह काम करते हैं। अवनी जी वरुण। फिर अवनी और वरुण दोनों मीटिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ देर में मीटिंग खत्म हो जाती है। वरुण और अवनी दोनों डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। अवनी प्यार से वरुण को बाय करके वहां से निकाल जाती है। अवनी अभी तक बस वरुण के बारे में सोचे जा रही थी। क्या वरुण सिंगल है? मैंने उनके बारे में सुना है वह अभी तक भी सिंगल है। वरुण कितने कुल है? मैंने तो सुना था कि पार्थ एंटरप्राइज के सीईओ बहुत खड़ूस है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वह कितने अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे। पापा बोल रहे थे कि बहुत खड़ूस और एरोगेंट है, तो मैंने यही सोचा था कि वरुण भी खड़ूस ही होगा। फिर अवनी अपने सिर पर हल्के से मरती हुए बोलती है, आहा, मैं यह क्या सोच रही हूँ। अवनी अपने चेहरे पर हाथ रखती है तो उसे गरम गरम एहसास होता है। वह मोबाइल में अपने फेस को देखती है तो वह हल्का हल्का लाल हो गए थे। वह अपने गालों हल्के से हाथों से छूती है। यह क्या हो गया मेरे गालों को? यह इतने हराम क्यों हो गए हैं? शायद एलर्जी हो गई है। अवनी कभी किसी लड़के के बारे में इतना नहीं सोचा था। आज जब वह वरुण के बारे में सोच रही थी तो वह ब्लश कर रही थी, इस वजह से उसके गाल लाल हो गए थे। लेकिन अवनी को यह कहाँ पता था। इधर वरुण भी अवनी के बारे में ही सोच रहा था। अब तक मैं बहुत लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन कभी इतनी बिजनेस माइंडेड लड़की नहीं देखा, जो दिखाने में भी काफी सुंदर है। उससे मिलकर दिल में एक अलग ही एहसास हुआ था जिससे अभी तक अनजान था। वही निहाल आज भी कबीर की टीम को ट्रेन कर रहा था। आज उन सोल्जर का ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। रिहान भी आज अपना प्लान बना रहा था। कल वह अपना प्लान के अनुसार दोनों टीम को अपना अपना मिशन समझा देगा कि उन्हें होटल में क्या क्या करना है। इसे ही आज का दिन भी बीत जाता है। अगले दिन रिहान और निहाल आर्मी कैंप के लिए निकल जाते हैं। रिहान कबीर से मिलता है और उसे बोलता है, कैप्टन कबीर, मैं आशा करता हूं कि निहाल और तुमने सोल्जर काफी कुछ सिखाया होगा। कल मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत पड़ने वाली है। मैं तुम्हें अपनी टीम को लीड और उनके मिशन के बारे में बता दूंगा। कबीर, ठीक है। रिहान सभी सोल्जर को अपनी बुलंद आवाज में बोलता है, जय हिंद सोल्जर। मुझे उम्मीद है
आप सभी ने इन 3 दिनों में आप सभी ने काफी ट्रेनिंग की होगी। अब समय आ चुका है कि मैं आप सभी सोल्जर को आपका मिशन बता दूं, जिसके लिए आप सभी ने इतनी मेहनत की है। सभी सोल्जर रिहान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वह हमेशा रिहान की बातों से मोटिवेट होते थे। उसकी बातें उनके दिल और दिमाग में जगह कर जाती थी। फिर रिहान अपने पास एक ब्लूप्रिंट निकालता है जो होटल नयनतारा का था, जहां कल राधा के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। रिहान सभी सोल्जर को ब्लूप्रिंट अच्छे से समझता है और उन्हें उनका काम बता देता है। फिर रिहान कबीर से कहता है, कैप्टन आपको आपकी टीम को ऑर्डर देना है। आपका कॉन्टैक्ट हमेशा मुझसे जुड़ा होना चाहिए जिससे आपको इंस्ट्रक्शन दे सकूं। कबीर कहता है, ठीक है। रिहान फिर कबीर से बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम पार्टी में सभी पर अपनी नजर रखो। कुछ गड़बड़ देखे तुरंत मुझे बता देना। कबीर अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। फिर रिहान निहाल को इशारे से वहां से चलने के लिए बोलता है। निहाल और रिहान वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में वह एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। लिफ्ट से वे दोनों 11वें फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां वे एक फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और बेल बजाते हैं। फ्लैट में से एक लड़की बाहर निकलती है जो 24 साल की थी। वह ऑफ टीम की मेंबर एआई अनामिका ठाकुर ही थी। एआई रिहान और निहाल को अंदर आने के लिए बोलती है। रिहान और निहाल अंदर चले जाते हैं, जहां दोनों को सोफे पर बैठे हुए बाकी मेंबर भी मिल जाते हैं। रिहान ने पहले ही उन्हें आने के लिए बोल दिया था। रिहान और निहाल भी सोफे पर बैठ जाते हैं। रिहान रुककर सभी से बोलता है, कल का दिन हम सभी के लिए बिजी होने वाला है। आज सभी अच्छे से आराम करना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। सभी अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। फिर रिहान आगे बोलता है, मैं अब अपने प्लान पर आता हूँ। जहां तक मुझे विश्वास है, होटल में जरूर कुछ बड़ा प्लान किया गया होगा जो पहले से ही बनाया हुआ है। अनामिका, वंशिका, वेदांश और आयान कपल्स बनकर पार्टी में जाएंगे और होटल के चप्पे चप्पे की छानबीन करेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई RDX तो नहीं रखा गया है ना। वे चारों एक साथ हाँ बोलते हैं। रिहान अतुल की तरह देखते हुए कहता है, अतुल तुम्हें सभी बड़ी फैमिली पर नजर रखनी है। उनकी सभी गतिविधियों को देखना है। कुछ भी गलत लगे तो निहाल को इन्फॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अतुल बोलता है, मैं समझ गया। रिहान सांस लेकर आगे बोलता है, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया लेकिन मैंने एक टीम और बनाई है जो इस मिशन में हमारी सहायता करेगी। रिहान की बात सुनकर सभी सोच जो जाते हैं, क्योंकि रिहान ने अभी तक हुए किसी भी मिशन में कभी भी किसी की हेल्प नहीं ली थी, लेकिन इस बार एक नई टीम बनाना सभी को हैरानी करने का फैसला था। रिहान सभी के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि उन सभी के दिमाग में क्या चल रहा था। इसलिए रिहान आगे बोलता है, कल हम बहुत बड़ा खतरा उठाने वाले हैं, जहां पार्टी में पहले ही काफी आदमी आने वाले हैं। इतने आदमियों में हम खालिद को पकड़ने वाले हैं। खालिद इस प्लान को बहुत पहले से बना रहा है, तो काफी पॉसिबिलिटी है उसके आदमियों की संख्या भी काफी हो सकती है और भीड़ में ज्यादा आदमियों को संभालना आसान नहीं होगा, इसलिए मुझे एक टीम और बनानी पड़ी। रिहान की बात सुनकर सभी के चेहरे पर शिकन आ जाती है, जिसे निहाल भी भाप लेता है। निहाल उन सभी को हौसला देते हुए बोलता है, लेकिन आप सभी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उस टीम के सोल्जर को भले ही अनुभव नहीं हो, लेकिन वह काफी काबिल है। मैंने उन्हें 3 दिन तक ट्रेन किया है। आप सभी निश्चित रहे। आप सभी बस अपना काम करें। रिहान ने जो प्लान बनाया है उसी के अनुसार सब होगा। यदि प्लान में कुछ चेंज करना हुआ तो आप सभी को बता दिया जाएगा। निहाल के मुंह से जब वे उन सोल्जर की तारीफ सुनते हैं तो उन्हें थोड़ी जलसी होती है, लेकिन इससे ज्यादा यह सोचकर अच्छा लगता है कि वे काबिल सोल्जर उनकी हेल्प करेंगे। वैसे भी ऑफ के सभी मेंबर एक से बढ़कर एक थे। निहाल कहता है, आप सभी को पार्टी का इनविटेशन कल मिल जाएगा। वेदांश ठीक है। फिर रिहान और निहाल फ्लैट से निकलकर राजवंश विला चले जाते हैं। रिहान और निहाल कमरे में चले जाते हैं। निहाल रिहान से कहता है, रिहान तुम मुझे पूरा प्लान समझाओ, कल तुम क्या करने वाले हो। रिहान निहाल की आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरा प्लान जानना है। निहाल अपनी गर्दन हिलाते हुए हाँ बोलता है। रिहान निहाल को बताता है, अगर खालिद पहले से ही अटैक करने का प्लान बना था होगा तो काफी संभावना है कि उसके आदमी काफी पहले से ही होटल के स्टाफ में शामिल हो, जिसका पता न तुम्हें पता चला ना ही राजवंश फैमिली को, क्योंकि वे शायद काफी सालों से इंडिया में अपनी पहचान छिपा कर रह रहे हो। यह बता तो निहाल भी समझ गया था, इसलिए वह रिहान को बोलता है, यह तो मैं भी जनता ही, तुम आगे बोलो। रिहान आगे कहता है, जैसा मैंने दूसरी टीम के सभी सोल्जर को बताया कि उन्हें राइफल को पार्टी में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एक बॉक्स में पैक करके ले जाना है जो बिल्कुल गिफ्ट बॉक्स के जैसे लगे। फिर गिफ्ट बॉक्स को ले जाकर मैंने जो जगह उन्हें ब्लूप्रिंट में समझाई है वहां चले जाए। वहां वे सभी राइफल के पार्ट्स को जोड़कर वापस राइफल बना लेंगे और अपनी पोजीशन ले लेंगे। यदि वहां अचानक स्टाफ या मेहमानों में से कोई हथियार निकलता है या एक अटैक करने की कोशिश करता है तो कबीर अपनी टीम को अटैक करने का ऑर्डर दे देगा। रिहान ने राइफल को पार्ट्स में डिवाइड करके ले जाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वे सभी सोल्जर फॉर्मल ड्रेस में पार्टी में आने वाले थे। कोई भी पार्टी में अगर गन लेकर घूमेगा तो वहां का माहौल खराब हो सकता है। शायद खालिद अपना प्लान भी चेंज कर सकता है, जिससे कई आदमियों की जान को खतरा भी हो सकता है। रिहान निहाल को अपना प्लान समझा देता है।
वही सुनसान कमरे में आसिफ खालिद से बोलता है, बॉस, हमारे आदमी ने एक ब्लैक मास्क वाले आदमी को पुराने ठिकाने पर जाता देख था। खालिद ब्लैक मास्क सुनकर घबरा जाता है। वह हड़बड़ाते हुए पूछता है, वह मास्क कैसा था? खालिद ब्लैक मास्क के बारे में सुनकर हड़बड़ाते हुए आसिफ से पूछता है, ब्लैक मास्क कैसा था? यह बोलते हुए खालिद के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई थी जो आसिफ देख सकता था। आसिफ जवाब देता है, बॉस, ब्लैक मास्क नॉर्मल ही था जो आमतौर पर सभी यूज करते हैं। आसिफ में मुंह से यह बात सुनकर खालिद चैन की सांस लेता है, लेकिन उसके मन में एक बात आती है, अगर वह आदमी ब्लैक डेविल नहीं था तो वह कौन था? कोई और भी मेरे पीछे लगा हुआ है, शायद वह आर्मी में से कोई हो। खालिद अपनी सोच से बाहर आकर आसिफ से पूछता है, क्या उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? आसिफ जवाब देते हुए बोलता है, नहीं बॉस, वह घर से बाहर निकलते ही हमारा आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक वह कहीं गायब हो गया, जैसे कोई भूत। रो खालिद, वह आदमी को कोई भी है, वह हमारे पुराने ठिकाने पर गया है, इसका मतलब साफ है, शायद वह आदमी भी हमारे पीछे लगा हुआ है। आसिफ, यह हो सकता है बॉस। खालिद बोलता है, उस आदमी को राजवंश फैमिली ने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हो। अगर ऐसा है तो शायद वह पार्टी में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आसिफ बेखौफ होता हुए कहता है, बॉस, हमारा प्लान सॉलिड है, उसके जैसे 10 और आदमी होंगे तब भी वह हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। आसिफ की बात सुनते ही खालिद के दिमाग में ब्लैक डेविल की तस्वीर आने लगती है, कैसे ब्लैक डेविल ने उसके 25 आदमियों को जिनके पास हथियार थे उनके बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। यह नजारा खालिद कभी भी नहीं भूल सकता था। खालिद के सिर से पसीना आने लगता है। तब आसिफ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस कहाँ खो गए? खालिद होश में आते हुए बोला, कुछ नहीं, कल के प्लान के लिए सब तैयार है ना? आसिफ शैतानी हंसी हंसता हुए बोला, हाँ बॉस, बस अब कल का इंतजार है। खालिद अपनी वरदान हिलाते हुए बोला, हमें प्लान में थोड़ा चेंज करना होगा। आसिफ, क्या बॉस? खालिद आसिफ को बताता है, जिसे सुनकर आसिफ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। राजवंश विला में रात हो चुकी थी। रिहान अपने कमरे में कल के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, जैसे उसे कल की कोई फिक्र ही नहीं हो। तभी निहाल उसके कमरे में आ जाता है। उसके चेहरे पर डर था। रिहान की नजर जब निहाल पर पड़ती है तो वह निहाल से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? निहाल रिहान के पास बैठते हुए बोलता है, घबराने वाली बात है, तभी घबरा रहा हूं। रिहान, क्या बात है? निहाल, मैंने राधा के लिए अभी तक कोई गिफ्ट नहीं खरीदा है। राधा कल मेरे साथ फर्स्ट बार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। अगर मैं उसे गिफ्ट नहीं दिया तो शायद वह नाराज हो जाए, और कल हम बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। रिहान मुस्कुराते हुए बोलता है, राधा ऐसे लड़की नहीं है जो इतनी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए। निहाल अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, राधा ऐसे नहीं है, पर अब वह मेरी गर्लफ्रेंड है, और तुम जानते ही हो गर्लफ्रेंड कैसे नखरे करती है, क्या पता वह भी मुझसे नाराज हो जाए। निहाल की बात सुनकर रिहान को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वरुण को गिफ्ट लेने के लिए बोल देता हूँ। निहाल अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोला, यह कैसे भूल गया? रिहान, माही के लिए भी अच्छा गिफ्ट मंगवा देना, मैंने रक्षाबंधन पर उसे गिफ्ट नहीं दिया था। रिहान अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। वह वरुण को कॉल कर देता है। वरुण कॉल पिक करते हुए बोलता है, हाँ बोलिए बॉस। रिहान गुस्सा करते हुए बोलता है, कितनी बार बोला है, ऑफिस के अलावा मुझे बॉस मत बोला कर। वरुण कहता है, ठीक है, अब बता कॉल क्यों किया है? रिहान थोड़ा रुक कर सोचता है, मैंने अभी तक मेरे और निहाल के रिलेशन के बारे में वरुण को नहीं बताया है, अगर बता दिया तो यह बहुत सवाल करेगा और शायद हम दोनों के घर पर ही बता दे। यह सोचते हुए रिहान निहाल से बोलता है, तुम्हें पता ही होगा कल राधा राजवंश का बर्थडे है, और कल तुम भी पार्टी में शामिल होने वाले हो, तो आते समय 3 अच्छे से गिफ्ट लेते आना जो राधा को पसंद आए। वरुण को रिहान की बात सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि रिहान ने कभी किसी लड़की के लिए गिफ्ट नहीं मंगाया था, लेकिन आज क्यों? लेकिन वरुण रिहान को कुछ नहीं बोलता है और गिफ्ट ले आने के लिए हाँ बोल देता है। कॉल कट होने के बाद रिहान निहाल को बता देता है। निहाल कमरे से चला जाता है। निहाल को गए कुछ देर हुई थी कि माही रिहान के कमरे में आ जाती है। माही काफी पहले ही रिहान के कमरे में आ जाती, लेकिन निहाल को रिहान के कमरे में जाता देख वह रुक जाती है, क्योंकि वह रिहान के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी। माही को कमरे में देखकर रिहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माही उचकते हुए रिहान से लिपट जाती है। रिहान माही को अच्छे से पकड़ता है कि कहीं वह गिर नहीं जाए। माही रिहान के गले में अपने हाथ लपेट लेती है। माही रिहान से कहती है, कल राधा का जन्मदिन है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ। रिहान माही की बात सुनकर माही के गाल खींचते हुए बोलता है, हाँ होना भी चाहिए, आखिर वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। रिहान की बात सुनकर माही बोलती है, क्या माही के जन्मदिन को लेकर एक्साइट नहीं है? माही की बात पर रिहान गंभीरता से बोलता है, ऐसा नहीं को मैं राधा से नफरत करता हूँ। पूरे राजवंश परिवार में बस राधा ही है जिसे मैं अपनी बहन मानता हूँ। मैं उसके लिए खुश हूँ। रिहान माही को कल के खतरे के बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने माही के सवाल का इतना ही जवाब दिया। माही मासूमियत से बोलती है, मैं आपका दर्द समझती हूँ। रिहान जब देखता है कि उसकी बातों से माही अपसेट होने लगी है
तो वह अपनी उंगली से माही के सिर पर तपली मारता है। माही अचानक दर्द से चिहक उठती है और अपने सिर को सहलाने लगती है। वह रिहान से बोलती है, क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है। माही की प्यारी सी डांट सुनकर रिहान को अच्छा लगता है। माही रिहान के साथ कुछ समय और बिताती है, फिर सोने के लिए राधा के कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही अमन, आदि, सत्यजी और दीपक जी होटल नैनतारा के लिए निकल जाते हैं। आज का दिन उन सभी के लिए काफी बिजी रहने वाला था। आदि और अमन सिक्योरिटी की व्यवस्था संभाल रहे थे। सत्यजी और दीपक जी पार्टी में आने वाले मेहमानों के सम्मान के लिए व्यवस्था देख रहे थे। वहीं रिहान और निहाल आर्मी कैंप के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने सभी सोल्जर्स को पार्टी में आने के लिए इनविटेशन कार्ड दे दिया था और ब्लूटूथ भी दे दिया था, जिससे वे सभी संपर्क में रह सके। कबीर उन सभी को ऑर्डर दे सके। रिहान कबीर को शाम 6 बजे पार्टी में आने के लिए बोल देता है। फिर निहाल वेदना को भी कॉल कर देता है और पार्टी में शाम को आने के लिए बोल देता है। फिर रिहान और निहाल होटल नैनतारा के लिए निकल जाते हैं। वैसे रिहान और निहाल ने कभी अपनी आंखों से इस होटल को नहीं देखा था, पर उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने अच्छे से समझ लिया था। फिर भी वे दोनों एक बार वहां जाकर देखना चाहते थे। कुछ देर में वे दोनों होटल पहुंच जाते हैं। उन दोनों को बाहर गार्ड रोक लेते हैं। निहाल आदि को कॉल करता है और उसे बाहर बुलाता है। आदि बाहर आकर गार्ड को उन्हें अंदर आने के लिए बोल देता है। रिहान और निहाल अंदर चले जाते हैं। वे दोनों सबसे पहले होटल के सभी कमरों को जाकर देखते हैं। वे सभी कमरों के खिड़कियों से गार्डन में देख रहे थे और लोकेशन देखकर उनके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था। इसे ही वे होटल के छत पर जाकर देखते हैं। वे सब कुछ देखने के बाद वापस राजवंश विला चले जाते हैं। रिहान और निहाल अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों रात की तैयारी करने लगते हैं। रिहान अपनी गन को चेक करता है। वह वापस अपनी गन को मेज की दरार में रख देता है। वही राधा इस समय बहुत ज्यादा एक्साइट थी। वह अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। माही उसे रोक रही थी। माही, क्या कर रही राधा? तुम ऐसे चलते चलते थक जाओगी, फिर पार्टी के खत्म होने से पहले ही सो जाओगी। राधा अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या करूं, मैं आज बहुत खुश हूं। देखना मेरा गाउन कितना सुंदर है। राधा की बात सुनकर माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह बोलती है, हाँ गाउन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसे ही दिन के 3 बज जाते हैं। राधा माही से थोड़ी चिंतित होते हुए कहती है, माही, वह मेकअप आर्टिस्ट कब आएंगे? देखना टाइम हो गया है। माही राधा को समझाती हुए कहती है, मेरी अभी बात हुई है, 10 मिनट में वह आ जाएगी। राधा, ठीक है। 10 मिनट बाद मेकअप आर्टिस्ट राजवंश विला आ जाती है। वह राधा के कमरे में आ जाती है। माही मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन है आज। वैसे तो पहले ही काफी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी उसके हल्का सा मेकअप कर देना। वो इतनी ज्यादा सुंदर दिखानी चाहिए जिससे वह उसके अलावा कोई नजर ही ना आते। मेकअप आर्टिस्ट माही से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए मैम, आज मैम को तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उन्हें ऐसा तैयार करूंगी उन जैसा पूरी पैट्री में कोई नहीं होगा। मेकअप आर्टिस्ट की बात माही हल्का सा मुस्करा देती है। फिर मेकअप आर्टिस्ट राधा को चेयर पर बैठती है और उसे रेडी करने लगती है। वह राधा को गाउन पहनने के आने के लिए बोलती है। राधा जब गाउन पहन के आती है तो वह बिल्कुल एक परी के जैसे लग रही थी, खूबसूरत, प्यारी और मासूम। उसके छोटे पर हल्की सी मुस्कान थी जिससे उसकी सुंदरता पर 4 चांद लग रहे थे। माही उसकी बलाई लेते हुए बोलती है, हाय मेरी दोस्त को किसी की नजर न लगे, कितनी प्यारी लग रही है। माही को ऐसा करते देख राधा को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, तुम माँ के जैसे क्या कर रही हो? राधा की बात पर माही और मेकअप आर्टिस्ट हंस देती है। कुछ देर राधा पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। राधा ने इस समय व्हाइट कलर का गाउन पहन रखा था जो उसके पैरों तक आ रहा था। बालों का पोनीटेल बना रखा था जिससे राधा की सुंदर निखर कर बाहर आ रही थी। राधा के तैयार होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट माही को तैयार करती है। माही जब तैयार होती है तो मेकअप आर्टिस्ट बस उसे देखती रह जाती है। आखिर माही लगी इतनी सुनफ मदा रही थी। माही ने इस समय ब्लैक गाउन पहना हुआ था जो काफी प्यारा दिख रहा था। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है, मैम आज तो पूरी पार्टी में बस आप दोनों ही दिखाने वाली हो। उसकी बात माही और राधा मुस्करा देती है। माही और राधा दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो वे एक से बढ़कर एक थी। वही रिहान भी अपने में तैयार होने लगता है। वह शावर लेकर कपड़े पहनता है। रिहान ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनता है और उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहन लेता है। फिर शर्ट में टाई भी बांध लेता है। रिहान अपने बाल भी अच्छे से सेट कर लेता है। रिहान इस समय बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इस समय उसके अंदर से एक सोल्जर की वाइब नहीं आ रही थी बल्कि एक बिजनेसमैन की वाइब आ रही थी। अगर कोई लड़की रिहान को एक नजर देख ले तो बस उसके पीछे पागल हो जाए। वहीं निहाल भी अपने कमरे में तैयार हो जाता है। उसने इस समय ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर ग्रे कलर का ब्लेजर पहना हुआ था और टाई बांधी हुई थी। निहाल भी काफी हैंडसम लग रहा था। वह भी एक बिजनेसमैन लग रहा था। उन दोनों को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वे दोनों सोल्जर है। वही माही और राधा तैयार होकर नीचे आ जाती है।
जब साधना जी राधा को देखती है तो उसके पास आकर बलाई लेने लगती है, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। साधना जी की बात सुनकर माही और राधा को हंसी आ जाती है। वे दोनों अभी कुछ देर पहले के इंसिडेंट की वजह से हंस रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है। फिर साधना जी माही की भी बलाई लेती है। सुनैना जी राधा के पास आती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, हमेशा खुश रहना। राधा प्यार से बोलती है, थैंक यू बड़ी माँ। सुनैना जी माही की भी तारीफ करती है। रिहान और निहाल भी हॉल में आ जाते हैं। जब माही और राधा रिहान और निहाल को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उन दोनों को अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। ऐसा ही हाल रिहान और निहाल का भी था। उनकी धड़कन काफी तेज हो गई थी जब उन्होंने दोनों को देखा, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देते हैं। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था।